हेलो मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास 10th के साइंस के पेपर के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में आज अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिक्रिया से रिलेटेड। कौन सी बात करते हैं अपन? अभिक्रिया की बात करते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले मैं अभिक्रिया की बात करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया रहने वाली है आपकी विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। देखो, ये जो अभिक्रिया है ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हर बार ये जो अभिक्रिया होती है इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे एक एग्जांपल होता है Zn प्लस Cu Zn प्लस बात करें अपन CuSO4। क्या है? CuSO4। अब इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर दे देगा A और इसके बाद में आपको दे देगा Cu। तो यहाँ पे ये Cu और यहाँ पे पूछ लेगा कि एक ही जगह पे क्या आएगा, इसका नाम लिखिए। तो आपको पता है जो भी विस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व की जगह ले लेता है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो जिंक की बजाय क्या है? कम अभिक्रियाशील है। इसलिए जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण इस कॉपर की क्या ले लेगा? जगह। और कॉपर को क्या कर देगा? यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे बन क्या रहा है? Zn SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Zn SO4। इस एक की जगह पे क्या बन जाएगा? Zn SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो या आप क्या लिख दोगे? जिंक सल्फेट लिख दोगे। क्या लिख दोगे इसको? जिंक सल्फेट। आप इसका नाम लिख दोगे जिंक सल्फेट। एक की जगह पे क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट। और ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लिया जाता है कि CuSO4 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं इसको? नीला थोथा। और इसका कलर कैसा होता है? नीला कलर होता है, विलयन इसका। अगर इसको अपन गर्म करते हैं और जब जल भाप बनकर उड़ जाता है तो इसका रंग हो जाता है धूसर सफ़ेद। रंग कैसा हो जाता है इसका? धूसर सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, इस विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया रहने वाली है। वो अभिक्रिया है आपकी ऑक्सीकरण से, या आप उसको बोलते हो उपचयन से रिलेटेड। उपचयन और अपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन और अपचयन। ये दोनों ही आपकी क्या रहने वाली है? इम्पोर्टेंट अभिक्रिया रहने वाली है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है MnO2। क्या है? MnO2 प्लस 4HCl। क्या है? प्लस 4HCl। आपके अभिक्रिया के उत्पाद में बन रहा है MnCl2 प्लस 2H2। क्या बन रहा है? MnCl2 प्लस 2H2O। ठीक है, 2H2O प्लस आपका बन रहा है Cl2। क्या बन रहा है? Cl2। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, जो Mn है, क्या है? Mn। ये जो Mn है ये किसके साथ में है? ऑक्सीजन के साथ में। और आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आ गया? MnCl2 आ गया। क्या आ गया? MnCl2। तो आप यहाँ पे देखोगे कि Mn का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Mn का क्या हो रहा है? Mn का क्या हो रहा है? अपचयन। यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन की क्या होती हो? कमी, या हाइड्रोजन की क्या होती हो? वृद्धि, वो क्या हो जाएगा आपका? अपचयन। क्या हो जाएगा आपका? अपचयन। तो यहाँ पे Mn किसका? Mn का तो हो रहा है क्या? अपचयन। Mn का क्या हो रहा है? अपचयन। दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पर क्या है? क्लोरीन के साथ में क्या है? हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ में क्या है? हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में और यहाँ पे क्लोरीन अकेला है। यानी कि यहाँ से कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन। कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन। और जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। क्लोरीन का या तो ऑक्सीकरण हो रहा है या क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के अंदर। बात करें दूसरी प्रकार की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है
कि आपको दे दिया जाएगा कोई भी अभिक्रिया। जैसे आपको एक शब्द समीकरण दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा आपको? शब्द समीकरण दे दिया जाएगा। और उस शब्द समीकरण के अंदर आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्न की अभिक्रिया लिखिए एवं इसकी क्या लिखिए, संतुलित करके इसको लिखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में आप लिखोगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम और आपको दे दिया जाएगा प्लस कॉपर क्लोराइड। क्या दे दिया आपको? कॉपर क्लोराइड। ये दे दिया अभिकारक के रूप में। किसके रूप में दे दिया? अभिकारक। और आपको दे दिया कि उत्पाद में क्या दे रखा है, आपको दे देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस आपको दे देगा क्या? कॉपर। क्या दे देगा? कॉपर। ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आपको दे देगा कि इस अभिक्रिया को संतुलित करके लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम का प्रतीक लिख दो, क्या होता है? Al। और इसको संतुलित भी करना है, तो पहले आप इसको लिख दो, शब्द समीकरण को आप इसके सब समीकरण बनाओ। पहले तो अभिक्रिया लिखो। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का प्रतीक क्या हो जाएगा? Cu। कॉपर का प्रतीक क्या हो जाएगा? Cu। उसके बाद में क्लोराइड है तो Cu, और क्या बन जाएगा? Cl2। क्या बन जाएगा? CuCl2। अब यहाँ पे CuCl2 क्यों बना, वो तो आपको पता ही होगा कि एक तरफ क्या है? कॉपर। क्या है? कॉपर। और एक तरफ क्या है? क्लोरीन। तो आपको पता है कॉपर की संयोजकता होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉपर के पास में 1 चला जाएगा, क्लोरीन के पास में कितना आ जाएगा? 2। तो क्या बन जाएगा? CuCl2। अब बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? यहाँ पे सेम प्रोसेस कर देंगे। कॉपर की जगह क्या ले लेंगे? एल्यूमिनियम। क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है वो 3 होती है, क्लोरीन की होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना चला जाएगा? AlCl3। तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बन गया यहाँ पे? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या रह जाएगा? Cu। कॉपर बाहर निकल गया। अब ये देखो संतुलित है क्या? नहीं, संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास में 3 और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो अपन कर लेते हैं इसको 6। तो मैंने इसको 2 से गुणा किया, एल्यूमिनियम हो गया 2। इधर एल्यूमिनियम भी कितना कर लेते हैं? 2। एल्यूमिनियम कर लेते हैं 2। अब इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया? 6। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। तो इसको 6 कर लेते हैं। क्लोरीन कितना हो गया? 6। लेकिन कॉपर कितना हो गया? 3। तो मैं इधर भी कॉपर को कितना कर लेता हूँ? 3। तो क्या हो गया? 2Al3CuCl2, 2AlCl3 और 3Cu। अब आप देखो इधर कि एल्यूमिनियम के पास में कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम के पास में कितने हैं? 2। और ऐसा ही आप यहाँ पे देखोगे, एल्यूमिनियम के पास में इधर 2 है तो एल्यूमिनियम के पास इधर भी कितने हैं? 2। क्लोरीन के पास इधर देखोगे 3 दूनी 6, 6। इधर आप क्लोरीन के पास में देखोगे 2 ये और 3 ये, 2 को 3 से गुणा किया कितने हो गए? 6। तो इधर क्लोरीन भी 6। इधर कॉपर को देखोगे, कॉपर कितने हैं? 3। इधर आप कॉपर को देखोगे, कॉपर कितने हैं? 6। कॉपर इधर भी कितने हैं? 6। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि आपको जब शब्द का समीकरण दे दिया जाए तो उसको समीकरण बना के आपको लिखना है, सूत्र बना के लिखना है और उसको संतुलित करना है और अभिक्रिया का प्रकार बता देना। अभी आपको पता है एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम कॉपर की जगह ले लेता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला आपको देखना है, अगला जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट बनने वाला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है क्वेश्चन नंबर तीसरा या चौथा, जो भी अपने बताया बात की अभी। तो उसमें आपको याद रखना है, एक अभिक्रिया होती है कि आपको दे दिया जाएगा एग्जैक्ट, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि क्या होगा जब, ऐसे दे दिया जाएगा क्या होगा जब। फिर आपको एक पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा, एक क्वेश्चन होता है नॉर्मली कि क्या होगा जब चूने के पानी में, किसके पानी में? चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको पता है
एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसको अपन डिटेल से एक बार पूरा ही देख लेते हैं। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, CuO। अब जब CuO है, इसके अंदर अपन मिलाते हैं पानी, जल मिलाते हैं। जल मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में यहाँ पे बन गया ये बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? CO2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? CO2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। CO2 गैस प्रोवाइड करने पर ये क्या करेगा? एक परत बना लेगा। क्या कर लेगा? एक परत बना लेगा और उस परत का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो बना लेगा CaCO3। क्या बना लेगा? CaCO3। और बाहर जो जैसे आप जैसे यहाँ पे क्या बनाए कैल्शियम, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CaCO3, और आपका बन जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O बाहर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों पे पुताई करने के लिए किया जाता है। जब आप इसकी दीवारों पर पुताई करोगे, ये CO2 के संपर्क में आएगा और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेगा। जो जल बनेगा वो जल क्या होगा? वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो आपको इसके संबंध में भी आपको ये याद रखना है। अब आप एक क्वेश्चन और आता है कि क्या होगा जब इसका दूसरा एक और देख लेते हैं अपन, कि ये भी पूछ लिया जाता है कि आप ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें पूछ लिया जाएगा क्या होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या करो? क्लोरीन गैस प्रोवाइड करो। तो आपको एक अभिक्रिया याद आ रही होगी, कौन सी? आप जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करोगे तो आपके सामने बनेगा CaOCl2। क्या बन जाएगा? ये विरंजक चूर्ण। क्या बन जाएगा? ये विरंजक चूर्ण। क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये विरंजक चूर्ण बनाने की विधि भी होगी। आपको इसके उपाय उपयोग पूछे तो उपयोग बता दोगे कि कपड़ों को रंग प्रदान करने के लिए कपड़ा उद्योगों के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। इसको कीटाणु मुक्त करने के लिए, पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए भी क्या किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में आपको पूछ लिया जाएगा किसके बारे में? आपको पूछ लिया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 पॉइंट हाफ H2। किसके बारे में पूछ लिया जाएगा? CSO4 पॉइंट हाफ H2। या आपको पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदर रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर उसको आदर रोधी बर्तन में नहीं रखा जाए तो वह जल के साथ में अभिक्रिया करके, जल के 1.5 मोल अणुओं के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? CaSO4.2H2। यानी कि ये कठोर पदार्थ क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। कठोर पदार्थ क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको जो थर्ड चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर। इस थर्ड चैप्टर के अंदर, या पहले सेकंड चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। उस अभिक्रिया का नाम है क्लोर सार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? क्लोर सार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? क्लोर सार अभिक्रिया। ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया रहने वाली है। आपको क्या करना है? इस अभिक्रिया के अंदर बताना है कि जब अपन क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, किसकी अभिक्रिया? NaCl। इस NaCl की अभिक्रिया किसके साथ में करवा लेते हैं अपन? जब भी आपको पूछा जाए कि क्लोर सार अभिक्रिया क्या है, क्या है क्लोर सार अभिक्रिया क्या है, तो क्लोर सार अभिक्रिया में क्या होता है कि क्लोरीन और सार NaOH बनता है। क्या बनता है? क्लोरीन और सार NaOH बनता है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो क्लोर सार अभिक्रिया में होता क्या है कि जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसकी जो अभिक्रिया होती है हम किसके साथ में करवाते हैं? जल के साथ में करवाते हैं, 2H2। किसके साथ में करवाते हैं? जल के साथ 2H2O के साथ में करवाते हैं। तो आपको उत्पाद में क्या प्राप्त होगा? सार प्राप्त होगा, NaOH। क्या प्राप्त होगा? NaOH प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगी? क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। और आपके पास में क्या प्राप्त होगी?
हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब भी अपन आप सोडियम क्लोराइड की विक्रिया जल के साथ में करवा रहे हो तो यहाँ पर आपके पास में सार प्राप्त होगा, क्लोरीन प्राप्त होगा। यहाँ पे क्लोरीन और सार प्राप्त होने के कारण से क्या कह देंगे, क्लोर सार अभिक्रिया कह देंगे। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। देखो अब इसमें आपको कई बार पूछ लिया जाता है तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन जो है इस क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। आपको पूछ लिया जाता है क्लोरीन जो 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसके अंदर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये नमक है, जैसे मान लो लवण है NaCl का। इस लवण के जलीय विलयन में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने पर यहाँ पर जो क्लोरीन होती है इस चीज़ के ऊपर माइनस होता है, ये चली जाएगी प्लस पर। और प्लस किसे कहेंगे पर, एनोड पर। तो आपको बोल दिया जाएगा कि Cl कहाँ पर, Cl गैस जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी, मतलब धन आवेश पे जाएगी, एनोड पर जाएगी। और अगर आपको पूछ लिया जाए हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगी, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव किसके ऊपर जाएगा, निगेटिव के पास में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, निगेटिव के पास में। और निगेटिव को क्या कह देंगे अपन, कैथोड कह देंगे। क्या कह देंगे, कैथोड। क्या कह देंगे, कैथोड। और जो एनओएच है वो एनओएच इस कैथोड के पास में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकट्ठा। इसके बाद में एक जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका क्वेश्चन बनता है जो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं। जैसे अम्लों के बारे में अपन बात करते हैं, जैसे एक होता है सिरका। क्या होता है, सिरका। तो आपको पता है सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं संतरा के अंदर। किसके अंदर बात करते हैं, संतरा के अंदर। तो संतरा में आपको पता है कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात करें अपन इमली के बारे, इमली के अंदर, तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक। इमली के अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके साथ में नेटल का डंक होता है। नेटल के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल के डंक में, चींटी के डंक में, दोनों में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। और इसका उपचार कैसे किया जाता है, केलेमाइन का उपयोग करके। किसका उपयोग करके किया जाता है, केलेमाइन का उपयोग करके। इसके साथ में अगर आपको पूछ लिया जाए टमाटर का, अगर किसके बारे में पूछ लिया जाए आपको, टमाटर के अंदर पूछ लिया जाए, किसके अंदर है, टमाटर के अंदर, तो टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऐसे दो चार आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। जो भी आपके सिलेबस के अंदर जो भी अम्ल दे रखे हैं वो कौन, किस में कौन कौन से अम्ल होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। यह आपको पता ही है, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब इस उदासीनीकरण का उपयोग कैसे किया जाता है, अम्ल के प्रभाव को या क्षार के प्रभाव को उदासीन करने के लिए। अगर कोई विलयन क्या है, कोई विलयन क्या है, अम्लीय है, तो उसके अंदर आप क्षार डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, दूर कर देगा। जैसे चींटी का डंक है, एंटासिड का उपयोग करेंगे। कभी अमाशय के अंदर अपच हो जाती है, HCl की जो मात्रा है वो HCl की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षार के द्वारा क्या किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, जिसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस इसका उपयोग किया जाता है, जो किसके अंदर होता है, इनो के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। एक नंबर का क्वेश्चन आपको एबीसीडी के अंदर या कैसे भी पूछ लिया जाता है कि अति अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल। किसका उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल या एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल या एंटासिड का उपयोग किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है जो धोने का सोडा, धोने के सोडे को बनाने की प्रोसेस, उसका उपयोग। इसके साथ में बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा को बनाने का तरीका, बनाने की अभिक्रिया और इसका उपयोग कहाँ होता है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक विरंजक चूर्ण है। इनको बनाने की अभिक्रिया
और इनकी जो अब बनाने की प्रक्रिया है वो, और इनका उपयोग कहाँ होता है वो आपको इसके अंदर अच्छे से ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन थर्ड चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल से, धातु अधातु से। तो धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के आपको ध्यान रखना है। भौतिक गुण यानी कि वो कैसे दिखते हैं, धातु कैसी दिखती है, कठोर दिखती है, चमकीली दिखती है। अधातु कैसी दिखती है, कठोर मतलब कोमल होती है, वो कैसी होती है, चमकीली नहीं होती है। ये कैसे हो गए भौतिक गुण, उसके अंदर आघात निवर्तने का गुण पाया जाता है, उनमें नहीं पाया जाता, उनमें तन्यता का पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। तो ऐसे भौतिक गुण। और दूसरा है रासायनिक गुणों के अंदर, उनके अंदर डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। रासायनिक गुणों के अंदर जैसे धातु अभिक्रिया, जो धातु जो है वो जल के साथ में कैसे अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ में कैसे अभिक्रिया करती है, ठीक है ना, भाप के साथ में कैसे अभिक्रिया करती है, ये आपको क्या ध्यान रखनी है, इसके बारे में ध्यान रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है धातु अधातु से। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है, धातु अधातु से। धातु अधातुओं के अंदर चैप्टर वाले में अपन बात करते हैं धातुओं का निष्कर्षण। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण 3 तरीके से किया जाता है। एक तो जो ज़्यादा भी क्रियाशील होती है ऊपर आने वाली, एक होती है बीच में जो मध्यम अभिक्रियाशील होती है वो धातु है, और एक होती है निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे पहले अपन देखते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कौन सी धातु है, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो आपको पता है निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होती है उनको उनके ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले कि जो भी अपन जिस भी धातु का जो भी निम्न अभिक्रियाशील धातु है उस निम्न अभिक्रियाशील धातु को उनके ऑक्साइड से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है, एक अयस्क होता है HGS। ये किसका अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। किसका अयस्क है, मरकरी का। जैसे सिनाबार होता है मरकरी का अयस्क HGS। ये HGS को क्या करते हैं अपन, पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये किस में बदल जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर बदल जाता है। किसके अंदर बदल जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO के अंदर। और क्या किस में टूट जाता है, SO2 के अंदर टूट जाता है। अगर इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे जैसे HGS 2HgO, तो ये बन जाएगा 2HgO, ये बन जाएगा 2SO2, और यहाँ पे बन जाएगा 3O2। कितना बन जाएगा, 3O2। बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना, ये 2HgS बन जाएगा, इसको बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें जो HgS है उसको क्या कर रहे हैं, ताप देकर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और SO2 के अंदर टूट जाएगा। अब जो आपके पास में मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, कौन सा मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपके पास में प्राप्त हुआ, 2HgO। क्या प्राप्त हुआ, 2HgO। अब इस 2HgO के अंदर आप फिर से इसको क्या करोगे, तापन दोगे, ताप दोगे, तो आपके पास में जो मरकरी है वो मरकरी प्राप्त हो जाएगी 2Hg प्लस O2 के रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होती है उस निम्न अभिक्रियाशील धातु का क्या कर लेंगे अपन, निष्कर्षण कर लेंगे। अपन इस जो शुद्ध धातु है वो प्राप्त कर लेंगे। दूसरी धातु होती है कौन सी, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी धातु आ जाएगी आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु। कौन सी धातु आ जाएगी, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में क्या होता है, धातुओं को भर्जन और निस्तापन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, भर्जन और निस्तापन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखो एक तो होता है भर्जन, क्या होता है, एक तो भर्जन और एक होता है निस्तापन। एक क्या होता है, निस्तापन। एक तो होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन। एक होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन। अब देखो दोनों को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इनको क्या किया जाता है कि सीधे ही धातु से मतलब गर्म करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी, जैसे हो गया आपका आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। ये अभिक्रियाशील कैसी होती है, मध्यम अभिक्रियाशील होती है। और इनके कौन से रूप में पाई जाती है, ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में धातु को किससे प्राप्त करना आसान होता है, कार्बोनेट से प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए अपन भर्जन और निस्तापन का उपयोग करके उसको किस में बदलेंगे, पहले उसके ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर ऑक्साइड में बदलने के बाद में उसका क्या करेंगे अपन, जो धातु है आपकी शुद्ध धातु है वो प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भर्जन है उस भर्जन में क्या होता है कि
कार्बोनेट अयस्क को, सॉरी, भर्जन के अंदर किसका अयस्क प्राप्त किया जाता है? सल्फाइड अयस्क को। कौन से अयस्क को? सल्फाइड अयस्क को। तो देखो सल्फाइड अयस्क को अपन क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में। कौन से अयस्क को? सल्फाइड अयस्क को। सल्फाइड अयस्क को, इस सल्फाइड अयस्क को अपन क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में, और अधिक तापमान पर इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभिक्रिया के थ्रू अपन इसको समझते हैं। जैसे अपन देखते हैं, एक होती है जेड जिंक सल्फाइड, ये है जेड है। इस जेड को क्या करेंगे अपन? तापन करेंगे, मतलब गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। 3O2 2 ZnS, इसको 3O2 की उपस्थिति में क्या देंगे? ताप देंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा Zn, यहाँ पे बन जाएगा जे, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? ZnO, क्या बन जाएगा? ZnO प्लस क्या बन जाएगा? यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा? SO2, मतलब 2SO2 निकल जाएगा। बैलेंस करेंगे इसको तो ठीक है, 2ZnO2 निकल जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन गया? जो सल्फाइड है वो सल्फाइड किसके अंदर बदल गया? ऑक्साइड के अंदर। जो सल्फाइड अयस्क है वो किसके अंदर बदल गया? ऑक्साइड अयस्क के रूप में बदल गया। फिर ऑक्साइड को गर्म करके अपन क्या कर लेते हैं? शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन निस्तापन की। तो निस्तापन में क्या होता है? जो कार्बोनेट अयस्क होता है, कौन सा अयस्क होता है? कार्बोनेट अयस्क। इस कार्बोनेट अयस्क का क्या करते हैं अपन? जो सीमित वायु होती है, कौन सी वायु? सीमित वायु। इस सीमित वायु के अंदर और अधिक ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। सीमित वायु और अधिक ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। सीमित वायु और अधिक ताप पर गर्म करके क्या कर लिया जाता है? जो सल्फाइड कार्बोनेट अयस्क है, उस कार्बोनेट अयस्क से क्या कर लेते हैं? अपन ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ZnCO3, ये क्या हो गया? मतलब धातु कार्बोनेट हो गया, मतलब कार्बोनेट अयस्क के रूप में। तो जिंक कार्बोनेट को अपन क्या करेंगे? ताप देंगे, तापमान देंगे, ठीक है ना। तो ताप देकर ये किस में बदल जाएगा? ZnO के अंदर बदल जाएगा। सीमित वायु के अंदर इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ZnO बन जाएगा, और ZnO बनने के पश्चात क्या बन जाएगा? CO2। तो यहाँ पर क्या निकल गया? ये क्या प्राप्त हो गया? ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ऑक्साइड। फिर इस ऑक्साइड से क्या कर लेंगे? धातु प्राप्त कर लेंगे। ऑक्साइड से क्या प्राप्त कर लेंगे? धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कौन सी, जो बात कर रहे हैं अपन अधिक अभिक्रियाशील। कौन सी अभिक्रियाशील? अधिक अभिक्रियाशील धातु। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो देखो देखो आपको पता होगा, जो भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होगी, उन अधिक अभिक्रियाशील में जो अब धातु होती है, उनको कार्बन के साथ में गर्म करके उनके यौगिक से प्राप्त किया नहीं जा सकता। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनके ऑक्साइड का क्या नहीं होता है? अपचन करके उनको धातु में परिवर्तित कर नहीं किया जा सकता। इन धातुओं का जो निष्कर्षण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिष्करण विधि के द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? परिष्करण विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे एक अभिक्रिया है, अपन उसके ले लेते हैं। जैसे अपन एक कॉपर धातु का ले लेते हैं, कॉपर का निकाल लेते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं, देखो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी, उन अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के अंदर कौन कौन सी धातु होगी? सोडियम होगी, मैग्नीशियम होगी, कैल्शियम होगी, एल्यूमिनियम होगी। इन धातुओं को अपन उसके ऑक्साइड से गर्म करके ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। तो इनमें क्या करते हैं? जैसे मान लो एक अभिक्रिया है, अपन जैसे मान लो NaCl है, जो सोडियम धातु है वो किस रूप में पाई जाएगी? NaCl के रूप में। अब इनके अंदर क्या करेंगे अपन? जो इनका जो क्या करेंगे? जब इनके अंदर जो भी इनका विद्युत अपघटन करवाएंगे, क्या करवाएंगे? इनका विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन करवाने पर जो सोडियम होती है, मैंने अभी आपको बताया था, सोडियम पे कौन सा आयन होता है? पॉजिटिव, प्लस आयन होता है, Na प्लस होता है। तो Na जो प्लस होगा वो कहाँ जाएगा? माइनस पे। और माइनस क्या होता है? कैथोड। माइनस क्या होता है? कैथोड।
माइनस क्या होता है, कैथोड। और जो Cl है, इस Cl के ऊपर कौन सा आयन होता है, माइनस। तो Cl कहाँ चले जाएगी, माइनस कहाँ चला जाएगा, प्लस पे। और प्लस प्लस क्या होता है, एनोड। प्लस क्या होता है, एनोड। प्लस क्या होता है, एनोड। तो कैथोड पर कौन चली जाएगी, सोडियम। और एनोड पर कौन चली जाएगी, क्लोरीन। ठीक है ना, एनोड पे कौन चली जाएगी, क्लोरीन चली जाएगी। इस प्रकार से अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का क्या हो जाएगा, निष्कर्षण। अब एक होता है धातुओं का परिष्करण। कौन क्या होता है, धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं के परिष्करण के बारे में देखो एक बार। जो धातुएं होती हैं, धातुओं का परिष्करण कैसे होता है। धातुओं का परिष्करण देखो, धातुओं का परिष्करण जो होता है, उस धातुओं के परिष्करण उन किन किन धातुओं को होता है। ये धातुओं का परिष्करण होता है विद्युत अपघटनीय परिष्करण, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करके इनका क्या करवाया जाता है, अपघटन करवाया जाता है। जैसे एक हो गई कॉपर धातु है, कौन सी धातु है, कॉपर। जैसे एक आपकी जिंक धातु हो गई, ठीक है। एक आपकी जो टिन है, एस टिन धातु हो गई। इसके अलावा निकेल है, ठीक है ना, जो एज सिल्वर है, ठीक है ना। इन धातुओं का, सिल्वर के अलावा जो आपका सोना है, Au, ठीक है। ये जो जितनी भी धातुएं होती हैं, इन धातुओं का जो निष्कर्षण, मतलब इन धातुओं का जो परिष्करण होता है, वो किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण के द्वारा होता है। ये इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम के थ्रू समझो। देखो इसका डायग्राम देखो। अपन बात करते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीकर। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बीकर। अब इस बीकर के अंदर अपन दो क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे, एक तो लेंगे एनोड और एक लेंगे कैथोड। अपन ले लेते हैं इसके अंदर, इसके अलग कलर से बना लेते हैं। एक बना लेते हैं एनोड और एक बना लेते हैं कैथोड। ये मैंने बनाया यहाँ पे एनोड, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड। एनोड और कैथोड, एक तो हमने बनाया एनोड और एक बनाया कैथोड। जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ से हमने इसको एक तार के द्वारा और एक बैटरी के द्वारा क्या कर लिया, हमने संयोजित कर लिया। ध्यान रहे, इसके अंदर अपन एक बैटरी या सेल के द्वारा इसको अपन क्या कर लिया, हमने संयोजित कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसको मानेंगे अपन प्लस। ये जो इलेक्ट्रोड है वो प्लस है, ये इलेक्ट्रोड है माइनस। प्लस वाले को अपन बोलेंगे एनोड, प्लस वाले को अपन क्या बोलेंगे, एनोड। और माइनस वाले को अपन क्या बोलेंगे, कैथोड। माइनस वाले को क्या बोल देंगे, कैथोड। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर अपन जैसे एक धातु ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कॉपर। कॉपर का ही परिष्करण कर रहे हैं, कॉपर धातु का क्या कर रहे हैं, परिष्करण। अब कॉपर धातु का परिष्करण करने के लिए यहाँ पर अपन किसका विलयन लेंगे, कॉपर सल्फेट का। इसको अपघट्य के रूप में लेंगे, किसके रूप में लेंगे, अपघट्य के रूप में लेंगे। और अपघट्य के रूप में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। ये कैसा होता है, नीले कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। क्या है, CuSO4। ये CuSO4 क्या है, यहाँ पे ये देखो CuSO4 है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट। CuSO4 क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कॉपर सल्फेट, CuSO4। CuSO4। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही इस इलेक्ट्रोडों के अंदर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करके ये इस कॉपर सल्फेट जो है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर से क्या टूटेगा, कॉपर और सल्फेट टूटेगा। क्या टूटेगा, कॉपर और सल्फेट। ये कॉपर टूट कर कहाँ निकल जाएगा, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, कैथोड के ऊपर। कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर। और ये जो है, ये इस विलयन में से ये कॉपर कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर। और ये जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया था, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का बना हुआ है। ये धातु किसकी है, कॉपर की। और ये जो कॉपर है, ये कॉपर कहाँ आ जाएगा, इस विलयन के अंदर आ जाएगा। जितना कॉपर यहाँ से इसके ऊपर गया है, निगेटिव चार्ज के अंदर कैथोड के ऊपर गया है, उतना ही कॉपर कहाँ आ जाएगा, इस अपघट्य यानी विलयन के अंदर आ जाएगा।
कहाँ जाएगा, इस विलेन के अंदर आ जाएगा। और जो अशुद्धियाँ है वो अशुद्धियाँ यहाँ पर पेंदे में आकर, ये अशुद्धियाँ कहाँ पर आ जाएगी, इस पेंदे के अंदर आ जाएगी। और इस पेंदे के अंदर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, जिसे क्या कह देंगे अपन, एनोड पंख कह देंगे। क्या कह देंगे, एनोड पंख। और यहाँ पर जो क्या गई है, जो कॉपर गई है, वो उस कॉपर को अपन क्या कर लेंगे, उसका परीक्षण कर लेंगे, वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कॉपर के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव के ऊपर, और निगेटिव क्या है, कैथोड। और यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, एनोड। और पॉजिटिव पे क्या चला, यहाँ पॉजिटिव क्या किससे बनाई थी हमने, कॉपर से। जितना कॉपर यहाँ पे गया वो कितना उतना कॉपर कहाँ जाएगा, इस अपघट्य के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, इससे कॉपर का विद्युत अपघटनी परीक्षण कर लेंगे। ठीक है ना। इनका क्या किया जाता है, परीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। अब आगे देखो, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, इसके अलावा इस चैप्टर में आपका संक्षारण और विकृतगंधिता से क्वेश्चन बन सकता है, किसे कहते हैं, और संक्षारण और विकृतगंधिता से बचाने के लिए धातुओं को और खाद्य पदार्थों को कैसे बचाया जा सकता है, वो पूछा जा सकता है। तो आपको उसके बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 4 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला अपना एल्कोहल। कौन सा रहने वाला है, एल्कोहल। और एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। और आपका रहने वाला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, या आपका जो अपन बात कर रहे थे, जो अम्ल था, कौन सा अम्ल था, मेथेनोइक अम्ल। हाँ, अपन बात करें एल्कोहल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। अब आपको इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया। जैसे एल्कोहल में एथेनॉल है, एथेनॉल की अभिक्रिया अपन सोडियम के साथ में भी करवाते हैं, सोडियम के साथ में करवाते हैं, सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होता है, वो उसकी अभिक्रिया के साथ में। इसके साथ में असंतृप्त अभिक्रिया बनाने के लिए, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कि आप अभिक्रिया करवाते हो सांद्र H2SO4 के साथ में, उसको क्या करते हो, गर्म करते हो। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ में आप उसको गर्म करते हो, तो गर्म करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है, H2 बाहर निकलता है, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या मिलता है आपको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और इसके साथ में इसकी और भी जो अल्कोहल की जितनी भी अभिक्रिया है, जिस किस किस से करवा रहे हो, वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है एथेनोइक अम्ल के और अल्कोहल के गुणधर्म भी, अल्कोहल के क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म याद रखने हैं आपको, एथेनोइक अम्ल के क्या रखने हैं आपको, गुणधर्म याद रखने हैं। इसके साथ में जो एल्कोहल अब एथेनोइक अम्ल है, इस एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया याद रखनी है। जैसे एक अभिक्रिया है एस्ट्रीकरण, कौन सी अभिक्रिया है, एस्ट्रीकरण। जब आप एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कब होती है, जब आप एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हो, इस एथेनॉल के साथ में करवाते हो, तो आपके पास में क्या प्राप्त होता है, एस्टर, जिसे एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके साथ में आप सार के साथ में अभिक्रिया करवा सकते हो एथेनोइक अम्ल की। जैसे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवा दो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही करवा दो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, CH3COO प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के आपको इस एथेनोइक और अल्कोहल के बारे में ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो रहने वाला आपका साबुन और अपमार्जक। क्या रहने वाला है, साबुन और अपमार्जक। क्या रहने वाला है, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, साबुन की धोने की प्रक्रिया याद रखनी है, मिशेल बनने की प्रक्रिया आपको इसमें ध्यान रखनी है। मिशेल कैसे बनता है, कैसे मेल को धोने मतलब बाहर निकालने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो भी है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मैंने आपको बता रखी है अच्छे से, वो आपको अच्छे से करके जानी है, अच्छे से एक बार उसको रिपीट कर लेना है। कल का टाइम आपके पास में, कल आप जितना आप इसका रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जितना आप इसका रिवीजन कर सकते हो उतना आपको इसका रिवीजन करना है। और जितने भी जो नेम रिएक्शंस वगैरह है उनको भी आपको एक बार देख लेना है। इसके साथ में आपको जो IUPAC नामकरण है, क्या है, IUPAC नामकरण,
आपको आईयूपीएसी नामकरण पद्धति को भी आपको ध्यान में रखना। आईयूपीएसी नामकरण के अंदर आपको कोई भी जैसे हाइड्रोकार्बन दे दिया जाएगा, उस हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना है। जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनके संबंध में आपको जो भी दिया जाए उसकी संरचना बनाना, संरचना सूत्र बनाना, ठीक है ना। आपको उसका रासायनिक सूत्र बनाना, ये आपको आना चाहिए। आप उसको क्लियर करके जाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री का अपना जो है अगला अगला जो टॉपिक आएगा अपना होगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अंदर भी अपन इसके अंदर देख लेंगे। देखो